अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मेरा इश्क तेरी जुस्तजू पार्ट 4। लम्हा लम्हा रंग बदलती तकदीरें, वो समझ ना पा रही थी कि वो क्या करे। सर घुटनों में दी वो काफ़ी देर तक यूं ही बैठी हुई थी। अब तो आंसू भी साथ छोड़ गए थे। सुभान भाई, क्यों किया आपने ऐसा? कैसे कर सकते हैं आप ऐसे? उमर और सुलह तो आपस में, फिर वो आप किसके साथ, क्यों, कैसे? क्या सच है जो मुझे नहीं पता? क्या छुपा रहे हैं सब? और सुलह, वो कैसे? उमर को चीट कैसे कर सकती है वो तो उमर से प्यार, फिर उसने सुभान भाई से शादी, क्यों? ऐसा क्यों किया दोनों ने? और उमर धीरे से उठती खिड़की के पास आई। उसने तो मुझे ही सज़ा दी। वो सब जानता था, इसीलिए उसने मुझसे निकाह किया, ज़बरदस्ती निकाह। आंसू फिर से गले गालों पे बहने लगे। उमर, तुमने बदला लेने में ये भी ना सोचा कि इस सब में मेरा क्या कसूर, मेरा क्या गुनाह? उमर, कैसे कैसे माफ़ कर पाऊँगी मैं आपको? मेरा इश्क नहीं, मेरा इश्क बने आप, जुनून है आप, बेलौस मोहब्बत है। मैंने तो हमेशा आपको चाहा, कभी बुरा नहीं सोचा। वो मेरे इश्क की इंतहा थी कि आपसे कभी दस्तबरदार ना हुई, आप ही की खातिर। और आपने मुझे किस दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, वो भी अकेला। कोई मसला कोई मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। ताबी की सोचों का सिलसिला टूटा। वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। ताबी, बेटा खाना खा लो, जब से आई हो ऐसे ही कमरे में बंद हो। सुगरा खाला ने परेशानी और प्यार से कहा। भूख नहीं है खाला। लंबा सांस खारिज करती वो वहीं एक तरफ सोफे पर टिक गई। सुगरा खाला 3 साल से यहाँ थी। उनका उस दुनिया में कोई न था। सुभान को रोड पर मिली थी। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, माथे पे चोट भी लगी थी। सुभान ने उनका इलाज करवा के अपने साथ ले आया था। तब से वो यहीं थी। उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी थी उन्होंने, जिन्होंने उन्हें इस घर में पनाह दी थी। सबसे ज़्यादा सुभान के करीब थी। वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन सुभान के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। वो इन दोनों की बहुत करीब थी। बेटा, ऐसे नहीं कहते, गुनाह होता है, रिस्क को ना नहीं करते। चलो उठो, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। सुगरा खाला ने उसे बच्चों की तरह पुचकारा। ताबी ने एक शिकवा कुना नज़र उस पर डाली। खाला, आपने भी मुझे कुछ ना बताया। इतना बड़ा फैसला भाई ने यूँ अचानक कैसे कर लिया? मुझे नहीं बताया, लेकिन आप उन्हें रोक तो सकती थी ना। दिल का शिकवा ज़बान पर आ गया। ताबी, बेटा, सुभान बेटा जो भी करते हैं, इसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मैं जानती हूँ वो कोई गलत काम नहीं कर सकते, और आप बहन होकर भाई को नहीं समझ सकती। उल्टा सुगरा खाला ने उससे सवाल कर दिया। ताबी नफ़ी में गर्दन हिलाती चुप हो गई। चलो बेटा, जो बातें समझ में ना आए उन्हें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे सारे पुर्जे खुद ही खुलते चले जाते हैं। बहुत प्यार से समझाती वो वहाँ से उठ गई। अब उनका रुख सलाह के रूम की तरफ था। दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। वो तो खुद अंदर चली गई। आवाज़ें दी, पर कोई जवाब न मिला। सुगरा खाला का दिल दहल उठा। फ़ौरन बाहर आई और मोबाइल पर सुबहान को कॉल मिला दी, लेकिन सुबहान ने कॉल अटेंड न की। वो अजहद परेशान हो गई। दूसरी तरफ सुलह ने घर में कदम रखा तो दिल की धड़कन तेज़ हो गई। सहर, सहर, कहाँ हो? अंदर आते ही दीवानों की तरह वो बहन को पुकारने लगी। माँ के कमरे की तरफ बढ़ी तो कमरे की हालत बिखरी हुई थी। आबिदा बेगम औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी हुई थी। उनके माथे पे चोट लगी हुई थी। सुलह ने आगे बढ़कर माँ को उठाया। अम्मी, अम्मी, ये सब किसने? दिल किसी अनहोनी एहसास की वजह से डरा। आबिदा बेगम सुलह को देखकर जी उठी। सुलह, मेरी बच्ची, तू आ गई। अपने हाथों में सुलह का चेहरा थामे नम लहजे में बोली। अम्मी, सहर, सहर कहाँ है? इर्द गिर्द देखते धड़कते दिल से कहा। आबिदा बेगम ज़ारो कत्तार रोने लगी। अम्मी प्लीज़ बताए मुझे सहर कहाँ है? अब की बार सुलह चिल्लाई। वो उसे ले गया, मैं ना बचा पाई उसे। रोते हुए वो हलकान हुई जा रही थी। सुलह ने समझने में देर न लगाई कि वो रमज़ान का कह रही है। कहाँ ले गया वो उसे? खुदा का वास्ता अम्मी, बताए मुझे। सुलह ने आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। वो अली बख्श के डेरे पे, वो उसे बेच देगा। वो ले गया है सुलह, बचा ले उसे, मेरी मासूम बच्ची को। वो बेतहाशा रोने लगी। सुलह ने माँ के आंसू पोंछे और एक पक्के इरादे से उठ खड़ी हुई। नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी बहन को इन दरिंदों से वापस ले आऊँगी।
चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, या मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। एक जज्बे से कहती वो बाहर निकल गई। आबिदा बेगम उसे पुकारती रह गई, लेकिन वो ना रुकी। वहाँ से वो सीधा अली बख्श के डेरे पे पहुंची। उस डेरे को वो अच्छे से जानती थी। रमज़ान की वजह से उसे एक दो बार यहाँ पहले भी आना पड़ा था। रमज़ान का ज़्यादा वक्त यहीं गुजरता था, और यही नहीं, पूरा मोहल्ला अली बख्श और उसके डेरे से वाकिफ़ था। हर गलत काम यहाँ होता था, खासकर जुए और सट्टेबाजी का अड्डा था ये। दरवाजे पे खड़े पहरेदार ने सिलाह को रोका। लड़की कहाँ जा रही है? कड़क आवाज़ में उसने पूछा। सुलह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त कर गई, क्योंकि जब तक बहन नहीं मिल जाती वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। मुझे अली बख्श से मिलना है, धीमे लहजे में कहा। तू तो रमज़ान की बेटी है ना? पहरेदार ने पहचान कर कहा। हाँ, वही हूँ मैं। मुझे अली बख्श ने मिलने के लिए बुलाया है, सुलह ने नॉर्मल अंदाज में कहा। हाँ हाँ, जाओ अंदर जाओ, तुम्हारा बाप भी अंदर ही है। तुम तो रानी हो अली बख्श की, तुम्हें कौन रोक सकता है? वो शख्स मक्कारी से कहते हुए हंसने लगा। सुलह खुद पे काबू करती हुई सुलह का बस नहीं चल रहा था कि एक थप्पड़ रसीद कर दी, लेकिन खुद पे काबू करती हुई बैरूनी गेट पार के अंदर आ गई। अली बख्श अंदर बड़े से सहन में पहुंचकर सुलह ने पूरी कुव्वत से आवाज़ लगाई। सारे अतराफ में निगाह दौड़ाई, कोई नहीं, कोई भी कहीं से बाहर ना निकला। अली बख्श बाहर आओ, एक बार और ऊंची आवाज़ में ललकारा। एक कमरे से अली बख्श बाहर निकला। सामने सुलह को देखकर बुरी तरह ठटका। तू यहाँ? हा हा हा, आ गई आखिर मेरी बुलबुल, वेलकम टू योर होम। एक अदा से अली बख्श मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ अली बख्श, सुलह ने गुस्से की इंतहा को छूते हुए कहा। अली बख्श छिटका। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। किसी भूल में ना रहना। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा, फिर पैसे देने आई है? चल निकाल 20,000, शातिराना अंदाज में कहा। अली बख्श, चुपचाप मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। क्या क्या कहा? फिर से कहना तो। अली बख्श ने उसका मजाक उड़ाया और फिर कहे लगाकर हंसने लगा। अली बख्श, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, अब की बार वॉर्न करने वाले अंदाज में कहा। कोई बहन नहीं है तेरी यहाँ, 20 लाख दे और चलती फिरती नजर आ। अली बख्श ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं यहाँ से अपनी बहन को लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगी, और अगर तूने मेरी बहन को मेरे हवाले ना किया तो तू क्या? हाँ, मेरे डेरे पे खड़ी होके मुझे ही धमकी दे रही है? मेरे एक इशारे की देर है, मेरे कुत्ते तेरी बोटी बोटी कर देंगे। अली बख्श गुरूर के नशे में था। कुत्ते के यहाँ कुत्ते ही पलते हैं, और अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है अली बख्श। लेकिन मैं ना तुझसे डरूंगी, ना तेरे पालतू कुत्तों से। पुरस्कार अंदाज में कहती वो अली बख्श को ठटका गई, क्योंकि आज ही उसने सबको छुट्टी दी थी, सिर्फ चंद एक के अलावा, क्योंकि जिस दिन उसने किसी लड़की को लाना वो सबको छुट्टी दे देता था। सुलह को दुपट्टे के अंदर छुपाई गन निकालते देख वो बहुत सख्त परेशान हुआ। आगे बढ़ने लगा था कि वहीं रुक जाओ अली बख्श, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। सुलह ने उस पर गन तानी। ये क्या हरकत है? गन नीचे करो, चल जाएगी, बौखलाए हुए अंदाज में कहा। बक क्या? अब तेरा पालतू कुत्ता कहाँ है? हाँ, पालतू कुत्तों से पाला पड़ा है अब तक तेरा, लेकिन आज तेरा सामना एक शेरनी से होगा। सुलह ने कहते ही गन का ट्रिगर पे दबाव बढ़ाया। क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? नीचे कर इसे, चल जाएगी। अली बख्श को सामने मौत नजर आई। मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो और ख़ुद को बचा लो, सुलह ने ऑप्शन रखा। इतनी देर में अली बख्श के 2 आदमी वहां पहुंच गए। लड़की, गन नीचे कर, एक शख्स गुस्से से घुर्राते हुए बोला। अली बख्श को हौसला हुआ। गन नीचे कर, वरना जान से जाएगी। अब की बार धमकी दी गई। कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं मरूंगी तो ये भी जिंदा नहीं बचेगा, इसको मार के ही मरूंगी। सुलह एक लम्हे को डगमगाई, लेकिन अगले ही पल शहर का ख्याल आते ही वो फिर से निडर हो गई। मेरी बहन को मेरे हवाले करो अली बख्श, वही लफ्ज़ दोहराए। अली बख्श ने घबराते नफ़ी में गर्दन हिला दी। सुलह ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दराज में से गन निकालने की? वो जो गोली चलाने वाली थी गरजदार आवाज़ सुनते ही वहीं थमी और हाथ कांपे। वो पलट ना सकी। वो जानती थी कि अब उसका गुस्सा सवा नेज़े पे होगा। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चलता हुआ अंदर आया और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। सुलह ने उसकी आंखों में बेइंतहा का गुस्सा देखा।
हाथ वैसे ही ऊपर था, सामने वाले को निशाने पे रखा हुआ था। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, गन का मालिक आ गया। ले लो, इससे गन ले लो, वरना ये पागल सबको मार देगी। अली बख्श होश में आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, वरना वो समझा था आज वो सीधा ऊपर जाएगा। सुबहान ने सुलह के हाथ में पकड़ी गन का रुख उस अली बख्श की तरफ मोड़ा और सुलह के हाथ पे दबाव डालते हुए अली बख्श की टांग पे गोली चला दी, बिना सुलह से नजरें हटाए। जबकि गोली चलने की आवाज़ पे सुलह ने डर के आंखें बंद कर दी। देख नहीं रहे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोले? हाँ, माथे पे गहरी तेवरी डाले वो दर्द से चिल्लाते अली बख्श की तरफ मुड़ा। अरे वो अरे ओ कमबख्तो, हराम खोरो, किधर मर गए हो सारे? अली बख्श ने अपने ही डेरे में गोली खाई, जबकि सुबहान के हाथ के साथ आए गार्ड्स ने वहां मौजूद उसके सारे बंदों को अपने अंडर ले लिया था। कोई भी उसकी मदद को ना आ सका। सुबहान वापस सुलह की तरफ पलटा। वो अभी भी दम साधे खड़ी थी। सुबहान ने उसके हाथ से गन ली और उसमें गोलियां चेक करने लगा। खुद चलोगी या ज़बरदस्ती लेके जाऊं? बिना उसकी तरफ देखे सर्द लहजे में कहा। सुलह ने अंदर एक कमरे की तरफ बेबसी से देखा, आंखें नम हुई। सुबहान गुस्सा जब्त करता सुलह की तरफ बढ़ा और उसे हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। नहीं प्लीज़, रोते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा। वो अंदर मेरी बहन, खुद पे काबू रखे वो सुबहान के आगे मिनमिनाई। कोई नहीं, बकवास कर रही है, ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से। रमज़ान भी जो खामोशी से खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था, बिला आखिर हकलाते हुए गुस्से से बोला, झूठ झूठ बोल रहा है ये। सुलह तड़प ही तो गई थी। मेरी बहन को ये दरिंदा यहाँ लाया है इस शख्स को बेचने। सुलह ने हाथ उठाकर अली बख्श की तरफ इशारा किया, तो प्लीज़ उसे यहाँ से निकलवा दे। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी, बस मेरी बहन को बचा ले। सुलह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुबहान को उसकी आंखों के आंसू फिर से बेचैन करने लगे। बकवास न कर, चल निकल यहाँ से। आई बड़ी बहन वाली, कोई बहन नहीं है तेरी यहाँ पर, वो भी भाग गई है तेरी तरह किसी यार के साथ। रमज़ान ने जहर उगला। तुम जैसे इंसान को ना चौराहे पे खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए, जो बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करता फिरता है। सुलह जाराना अंदाज में रमज़ान के पास आई, लेकिन रमज़ान ने भी इतनी ज़ोर से ही उसे परे धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। सुबहान ने उसे गिरने नहीं दी और उसे थाम लिया। एक गुस्सैली नज़र सामने खड़े रमज़ान पर डाली और अपने एक गार्ड को इशारा किया कि वो अंदर जाके चेक करे। सुलह सुबहान को देखे जा रही थी। वो ऐसा मेहरबान साया बनेगा उसे यकीन ना आ रहा था। आप ही एक कमरे से रोती हुई सहर बाहर की तरफ भागती हुई नजर आई और आते ही सुलह से लिपट गई। सुलह ने उसे अपने बाहों में किसी कीमती मता की तरह छुपा लिया। आप ही मुझे ले चलो, ये अंकल बहुत गंदे हैं, उन्होंने मम्मा को भी मारा, मुझे भी। रोते हुए वो हिचकियों से सुलह से शिकायतें कर रही थी। सुलह ने अपने साथ उसे लिपटा लिया और सुबहान की तरफ रोते हुए देखा, जिसकी सख्त नज़रें सामने रमज़ान पर टिकी थीं और रमज़ान उसके किसी भी शिद्दत भरे रद्द अमल से खाइफ घबराया हुआ उसे ही देख रहा था। सुबहान ने गन का रुख रमज़ान की तरफ किया और उसके बाजू पे सीधे गोली चला दी। वो दर्द से बिलबिला उठा। दूसरी तरफ अली बख्श दर्द से तड़प रहा था। आइंदा अगर मेरी बीवी या उसकी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा तो गोली अगली बार सीधा सर के पार होगी और मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं होगा। सुबहान की ललकार में रौब था, गुस्सा था। अली बख्श और रमज़ान दोनों ही चुप कर गए थे। सुलह की जानिब पलटा जो उसके साथ चिपकी शहर को देखा, जो सुबहान को ही देख रही थी। चले, सुबहान ने प्यार से शहर की जानिब हाथ बढ़ाया। उसने सवालिया नज़रों से सुलह को देखा। सुलह ने आंसू पोंछते हुए सर इस बात में हिला दिया। शहर ने आगे बढ़ के सुबहान का हाथ थामा और तीनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाया, जबकि सुबहान के गार्ड्स ने वहां मौजूद अली बख्श के साथियों को अच्छी तरह सबक सिखाया और उसके डेरे की तोड़ फोड़ भी की। ये कौन था? कोई अंडरग्राउंड का डॉन तो नहीं था? अली बख्श ने दर्द से कराहते हुए रमज़ान से पूछा। ओह, मुझे क्या पता अब ये कौन है और कहाँ से आ गया। आते ही कमबख्त ने गोली चला दी, लड़की भी ले गया और पैसे भी। रमज़ान को पैसों की फिक्र लगी। ओह जा यार, तू जा यहाँ से। अली बख्श को उस पर गुस्सा आया। रमज़ान ने एक नज़र उसे देखा और उठा। अजीब इंसान है, आते ही ना बात की ना कुछ कहा, सीधा गोली चला दी। अली बख्श काफ़ी डर गया था। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा।
रमज़ान ने पके इरादे से कहा। ओए रमज़ू, मैंने तुझे 20 लाख बख्शे, तू जा यहाँ से, दोबारा मेरे डेरे पर ना आइयो। बस बहुत हुआ। बॉस आओ, आपको हम हॉस्पिटल ले चलें। अली बख्श का एक बंदा जो ज़ख्मी हालत में खुद भी था और नमक हलाली में वो अली बख्श के पास आया, उसे सहारा देकर उठाया। पूरा डेरा बिखरा पड़ा था जैसे जलजला आ गया हो, और फिर से उसे अपनी हालत में लाते वक्त दरकार था। सर झटक अली बख्श अपने बंदे के साथ गाड़ी में बैठा, जबकि रमज़ान अपने बाजू को देखते दर्द बर्दाश्त करते आगे की प्लानिंग कर रहा था। इतनी आसानी से वो बाज आने वाला नहीं था। दूसरी तरफ खान विला में दाखिल होते ही सुलह ने सुकून का सांस लिया। अंदर बढ़े तो सामने ही नज़र खाने की टेबल पर पड़ी, जहाँ ताबी और सुगरा खाला मौजूद थी। उनकी नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी। ताबी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे बेटा, क्या हुआ, उठ क्यों गई हो? सुगरा खाला ने उसे टोका। पेट भर गया खाला, अपने अंदर का उबाल दबाते वो इतना ही बोल पाई और वहाँ से हट गई। सुलह ने एक नज़र सुबहान पर डाली, जो ताबी के लिए परेशान था। सुलह को शर्मिंदगी हुई। सुगरा खाला यहाँ आए प्लीज़, सुबहान ने बेतासुर अंदाज में पुकारा तो वो फ़ौरन लब्बैक कहती वहाँ पहुँच गई। ताबी के कदम भी सीढ़ियाँ चढ़ते रुके। ये शहर है हमारी गुड़िया, इन्हें ले जाए, फ्रेश करे और खाना वगैरह दे और रूम भी सेट करवा दे। अब हमारी गुड़िया यहीं रहेगी हमारे साथ। सुबहान ने प्यार भरे अंदाज में शहर को देखते हुए कहा, तो वो फिर से सवालिया नज़रों से सुलह को देखने लगी। सुलह के चेहरे पे सुकून देख वो भी मुस्कुराते हुए सुगरा खाला का हाथ थाम चुकी थी। आ जाओ गुड़िया, आपको आपका रूम दिखाएं। सुगरा खाला का हाथ थामे वो आगे बढ़ गई। ये देख ताबी की आंखें फिर जगमग झिलमिला गई। लब भीज के वो भी अपने रूम की जानिब बढ़ गई। सुलह जो बहुत मसरूर अंदाज में शहर को जाता देख रही थी, एकदम सुबहान सामने आ जाने से वो ठिठकी। सुबहान ने उसे कड़े तेवरों से देखा और कलाई से पकड़ते अंदर की जानिब बढ़ गया। सुलह भी उसी के साथ घसीटती चली गई। रूम में ले जाकर रूम लॉक किया और उसे खींच के दीवार के साथ पिन किया। सुबहान की आंखों में इंतहा का गुस्सा था। सुलह उसके गुस्से से खायफ हुई। दीवार के साथ पिन किए वो उसकी आंखों में आंखें डाले घूर रहा था, और वो सहमी सी हिरनी सी आंखें उस भपरे शेर की आंखों में डाले दिल की धड़कन की रफ्तार को मामूल से हटकर महसूस कर रही थी। हाथों की उंगलियों पे सुबहान की उंगलियों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था, जो सुबहान के सख्त गुस्से का पता दे रहे थे। सुलह इन नज़रों की ताब न ला पा रही थी। पल पल वो पिघलती जा रही थी। नज़रें झुकी और झुक कर उठी। सुबहान का दिल लर्जा। इन नज़रों में क्या कुछ नहीं था। वो जो बहुत कुछ बोलने वाला था, सब अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। झटके से पीछे हुआ। उसे सुलह की नज़रों में एक अनकही दास्तान नजर आई, जिसे वो पढ़ना नहीं चाहता था। फ़ौरन रुख फेर लिया। आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना कि मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़े। और तुम्हारी मम्मा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, उनके इलाज के बाद उन्हें सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अब तुम कोई भी फजूल हरकत मत करना। बिना उसकी तरफ देखे अल्फाज अदा करते वो इस बार लहजे में सख्ती ना पैदा कर सका, और वजह से खुद भी वो अनजान था। सुबहान, वो जो जाने के लिए आगे बढ़ चुका था कि सुलह की पुकार पर रुका। हार्ट बीट फिर से मिस हुई। बिना पलटे गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मुझे गन चलाना सिखा देंगे? उसकी अजीब फरमाइश पर वो हैरानी से पलटा और धीरे धीरे चलता उसके पास आया। तुम्हें गन चलानी सीखनी है? इतनी हिम्मत है तुम में? सुबहान ने मजाक उड़ाते तंजिया कहा। हिम्मत थी तो आपके दराज में से गन। बोलते बोलते सुबहान की तेज़ नज़रों ने उसकी बोलती बंद कर दी। प्लीज़ सिखा देना, आपकी मिन्नत से कहा। क्यों? तीखे अंदाज से पूछा गया। ये हिफाजत के लिए होती है ना? वो क्या कहते हैं? हाँ, सेल्फ डिफेंस। सुलह की बात पे सुबहान सर नफ़ी में हिलाता बेइख्तियार ही मुस्कुराया। सुलह ने चोर नज़रों से उसे देखा। उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत थी। पैंट की एक साइड से गन निकाल सुलह पर तानी। सुलह झटके से पीछे हटी। आंखों में हैरत और डर था। ये लो, चलाओ। गन को उसके सामने किया। सुलह ने पहले उसे देखा, फिर गन को, और कुछ सोचते हुए गन थाम ली। उसे उलट पुलट कर चेक करने लगी। सामने नज़र पड़ी तो सुबहान वहाँ न था। वो जो सामने वाज नज़र आ रहा है ना, उसका निशाना लो। अपने कान के पीछे सुबहान की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। एक बार फिर से दिल की उथल पुथल होती सांसों को संभालने लगी। वो बिल्कुल उसके पीछे उसके साथ खड़ा उसकी कपकपाहट महसूस कर रहा था। उसका होना सुबहान को अजीब सा फील कर रहा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। और ये एक बेइख्तियारी अमल था। कांपते हाथों से उसने वास का निशाना बांधा। लंबी सांस ली और ट्रिगर पर दबाव डालना चाहा, लेकिन हिम्मत ही ना पड़ रही थी। गर्दन पलटकर सुबहान को देखा।
जिसका चेहरा उसकी गर्दन के साथ मस कर रहा था। इतने में सुभान एक हाथ उसकी कमर में ले जाके उसे खुद से करीब किया और दूसरे हाथ से उसके गन वाले हाथ पे हाथ रखा। सुलह ने सांस ही रोक ली। वो इतने करीब आ जाएगा उसने सोचा तक न था, लेकिन अभी वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसका लम्स उसके दिल को अजीब सी लय में धड़का रहा था। वो एहसास जो आज से पहले कभी ना महसूस हुआ, और वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। दोनों की नज़रों का मरकज़ वो वाज था। दोनों की उंगलियों का दबाव एक साथ ट्रिगर पर बढ़ा और एकदम गोली चली और वाज को तोड़ के रख दिया। गोली चलाते हुए वो अपनी जगह पे तवाज़न बरकरार न रख पाई, लेकिन सुबहान के थामे रखने से वो जल्दी संभल गई। रुका सांस बहाल हुआ। पहले हैरत फिर खुशी से देखा। वाज टूट गया। मैंने गोली चलाई, वाज टूट गया। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। सुबहान ज़ेरे लब मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा। प्लीज़ सुबहान, ये गन मुझे दे दे। इसको चलाने से तो आवाज़ भी नहीं आती। बहुत फंटास्टिक है ये। सुलह ने खुश होते उसके करीब आते गन की डिमांड की। डील में ऐसा कहीं नहीं लिखा। सुबहान ने उसे सहूलत से इनकार करते डील याद कराई। सुलह के चेहरे की खुशी एकदम मान पड़ गई, जो सुबहान को बिल्कुल अच्छा न लगा। क्या हम दोबारा डील नहीं कर सकते, जिसमें आप मुझे गन चलाने की ट्रेनिंग दे और साथ में ये गन भी? अपने तय उसने बहुत कारआमद मशवरा से नवाजा। तुम दिन ब दिन तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती नहीं जा रही? सुबहान के माथे पे तेवरी चढ़ाई। प्लीज़। सुलह ने आंखों में मासूमियत लाई और लजाजत से कहा, अच्छा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सुबहान धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। सुलह उसके पुरस्रार अंदाज पर अंदर से दहल के रह गई। वो सुलह से बात न बन पाई। सुबहान ने उसके दोनों अतराफ हाथ रख के उसके फरार का रास्ता रोक उसे सिमटने पे मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा और ये गन भी दूंगा, और तुम अपनी तीसरी शर्त वापस ले लो। धीरे धीरे बोलता वो सुलह के कान में सुर फूंक गया। हैरत से सुलह की आंखें एकदम फैल गई। वो गुस्से से सुबहान की आंखों में आंखें डाली। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता था। नफ़ी में सर हिलाती उसने खुद को कुछ भी गलत कहने से बाज रखा। यू आर सो मीन। सुलह को उसकी बात पे दुख हुआ। आइंदा डिमांड करने से पहले सोच समझ लेना, किसी भी डिमांड के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुबहान भी पीछे होते उसे काफ़ी कुछ बावर करवा गया था। वो एहसास जो एक पल पहले दोनों के अंदर जागा, अब उसकी जगह फिर से नफरत ने ले ली थी। सुबहान अपनी कह के जा चुका था। बेइख्तियार ही सुलह का हाथ अपने गाल पर गया। खामोश आंसू कब बहकर उसके गालों पे लुढ़क आए उसे खबर ही ना हुई। दूसरी तरफ ये अचानक प्रोग्राम बना लिया आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का, पहले नहीं बताया। अनुषा ने रूम में आते शहरियार से नाराज़गी का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूके जा रहा हूँ। शूज़ उतारते हुए वो परेशानी से बोला। यूके? अनुषा हैरान हुई। लेकिन अभी तो बाहर आप अम्मी से ऑस्ट्रेलिया जाने का। हाँ, और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए वो अनुषा को भी परेशान कर रहा था। लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? अनुषा ने उसे कपड़े निकाल के देते हुए इस्तफसार किया, ताकि वो परेशान ना हो। अनुषा कबर्ड बंद करते हुए मुकम्मल अनुषा की तरफ घूमा और कबर्ड से टेक लगाई। समीरा ठीक नहीं, उसका शौहर जैन दूसरी शादी के चक्कर में है। फ़ोन आया था उसका और बहुत रो रही थी। शहरियार थके हुए नम लहजे में कहते वो अनुषा को शॉक कर गया। व्हाट? ऐसे ऐसे कैसे? उनकी तो एक बच्ची भी है। जैन भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं समीरा के साथ? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा। शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद अब ऐसा क्या हो गया? खैर, लंबी सांस खारिज की। सुलह वजह तो वहाँ जाके ही पता चलेगी, मैं आता हूँ। इतना कह के वो बाथरूम में घुस गया। अनुषा वहीं बिस्तर पे ढह गई। समीरा उसे बहुत अजीज़ थी। छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई और अपनी शादी से वो बहुत खुश थी। शादी के बाद वो 3-4 दफ़ा ही पाकिस्तान आई थी अपनी बेटी अलीज़े के साथ। हर बार वो अकेली ही आती थी। जैन कभी भी साथ नहीं आया था, लेकिन वो हमेशा खुश ही आती थी। कभी ना महसूस हुआ कि वो अपनी शादी से दुखी है। और अब यूँ अचानक शादी के 9 साल बाद वो हकीकतन परेशान हो गई थी। शहरियार फ्रेश होकर बाहर निकला तो अनीशा को यूं ही बैठा देख उसके पास चला आया। यार, तुम तो परेशान मत हो। अगर तुम यूँ परेशान हो जाओगी तो घर वालों को कौन संभालेगा? शहरियार ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अनुषा ने उसकी तरफ रुख मोड़ा। जैन भाई बहुत गलत कर रहे हैं। अगर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समीरा उनसे कितनी मोहब्बत करती है। और वो यूँ? अनुषा का लहजा बहुत नम था। शहरियार उसे
इस तरह देखते ज़ेरे लब मुस्कुराया और अनुशा को अपने साथ लगा लिया। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अपने साथ लगाया और माथे पे बोसा दिया। मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। शहरयार ने उसे यकीन दिलाया। आप कहीं तो मैं बात करूँ जैन भाई से? अनुशा ने सीधा होते हुए फ़ौरन से कहा। जैन उसके मामू का बेटा था और वो दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। उन्हें फ़िलहाल नहीं, नहीं नहीं फ़िलहाल नहीं, मुझे वहाँ जाके सब हालात पता करने दो। इसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। और हाँ, तब तक समीरा से या किसी से भी इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। बेड पर नींदराज होते आंखें मूंदते वो गहरी सोच में डूब गया। अनुषा ने उठकर बच्चों के कमरे का रुख किया। वो सोने से पहले एक बार ज़रूर बच्चों के रूम का चक्कर लगाती थी। कुछ सोचते हुए शहरयार ने उमर का नंबर डायल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया तो मोबाइल साइड पे रख दिया। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अनुषा ने रूम में आते नाइट लैंप ऑन किया और बिस्तर पे नींदराज हो गई। इंशाअल्लाह। उमर को ट्राई किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने शहरयार फ़ोन नहीं उठाया उसने। शहरयार ने फिर से मोबाइल उठाते हुए कहा, इस वक्त सो गया होगा, आप सुबह बात कर लीजिएगा। सुबह भी मुश्किल ही होगा, 6 बजे निकलना है। बैग तैयार कर दिया? अनुषा की तरफ मुड़ते थके हुए लहजे में पूछा। सब तैयार है, बस अब आप सो जाएं ताकि दिमाग रिलैक्स हो, वरना और ज़्यादा थक जाएंगे। अनुषा ने प्यार से कहा तो वह इस बात में सर हिलाता सीधा हुआ। अनुषे, सबका ध्यान रखना। मेरे बाद सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आंखें मूंदे एक जज्ब से कहा। अनुषा ने एकदम पलटकर अपने मिजाजी खुदा को देखा। आप जल्दी वापस आएंगे ना? और अल्लाह आपको कामयाब वापस लाएगा। आप सो जाएं। अनुषा के दिल को खींच सी पड़ी शहरयार की बात पर। वही उसका सब कुछ था। शहरयार की तरफ देखा तो वो सो गया था। अनुषा भी सुबह का अलार्म सेट करती सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी आंखों से। अब दूसरी तरफ, हाउ आर यू मिस्टर सुबहान? आवाज़ पर सुबहान ने पलट कर देखा। वो एक ज़रूरी मीटिंग के लिए आया था और रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था कि आवाज़ पे पलटा। वो आफाक अंकल। ओह आफाक अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप तो ऐसे गए, पलट कर देखा ही नहीं। सुबहान ने भी मुसाफिहा करते हुए उनसे गिला किया। अरे बेटा, लंदन शिफ्ट हो गए थे, असफंद की पढ़ाई चल रही थी उसी वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो अभी हाल ही में पाकिस्तान वापस आए हैं और असफंद ने यहीं अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। एक मिनट, मैं अपने बेटे से मिलवाता हूँ। आफाक साहब ने मुड़ के अपने बेटे को इशारा किया। वो भी उनके पास चला आया। डिसेंट से खूबरू नौजवान सुबहान को बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। कुछ मज़ीद बातों के बाद सुबहान ने इजाज़त चाही। अंकल अब आ गए हैं पाकिस्तान, तो घर का चक्कर भी ज़रूर लगाइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अलविदाई कलमात कहता सुबहान बाहर निकला और अपने ख़ास बंदे को इशारा किया। अज़ीज़, मुझे इस शख्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी हो जाएगा सर। अज़ीज़ ने सर तस्लीम खम किया। इतने में मोबाइल पे कॉल आई। कॉल घर से थी। सुबहान ने फ़ौरन पिक की, लेकिन मुकाबिल की बात सुन के सुबहान की दिमाग की रगें तन गई थी। आपने उसे अकेले जाने कैसे दिया? सुगरा खाला की बात पर गुस्से से कॉल बंद की और दूसरा नंबर डायल किया। हाँ, कहाँ हो? फ़ोन कान से लगाए वो आगे बढ़ा। मुझे मेरी बहन की सेफ्टी चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी तुम पर है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम अपनी खैर मनाना। सुबहान ने गुस्से से कॉल बंद की और गाड़ी में बैठा। परेशानी उसके चेहरे पे वाज़ेह दिखाई दे रही थी। अच्छा यार, तुम रो तो मत, ये आंसू पोंछो। पब्लिक प्लेस है ये, सब देख रहे हैं। एनी ने टिश्यू पेपर ताबी को थमाया। वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। ताबी ने रोते हुए अपने ऊपर बीती सारी बात एनी की गोशगुजार कर दी। आज वो ख़ास अपनी दोस्त से ही मिलने आई थी। गुस्से में घर में बिना किसी को बताए ही वो बाहर निकल गई। लेकिन जैसे यही सुगरा खाला को पता चला, उन्होंने फ़ौरन सुबहान को इत्तला कर दी। मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ एनी? मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किया? मुझे क्यों उमर ने बदले की आग में झोंका? ताबी दिल का गम अपनी दोस्त से बांट रही थी। सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। एनी ने उसे तसल्ली दी। ताबी खामोश हो गई। ताबी, तुम सुबहान भाई से को सब बता दो, वो खुद उमर को हैंडल कर लेंगे। कुछ सोचते हुए एनी ने उसे मशवरा दिया। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन उमर की धमकी, मुझे डर लगता है। अगर अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? ताबी ने धीमे लहजे में कहा। क्या मतलब? तो क्या? तुम उमर से ताल्लुक़ रखना चाहती हो?
एनी को हैरत हुई। नहीं जानती जिस तरह उमर ने निकाह किया, नहीं जानती कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। आंसू पोंछे, दिल था कि दर्द से फटा जा रहा था। ताबी, क्यों शराब के पीछे भाग रही हो? मुझे इन सब बातों में इतनी समझ लगी है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ बदला लिया है उसने तुमसे अपनी मोहब्बत के छीन जाने का, और वो कभी भी तुम्हें छोड़ देगा। वो लड़की बीवी है वो लड़की बीवी है मेरी। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की? तुम तुम जानती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक एक लम्हे के लिए सोचा तुमने? नहीं सोचा ना तुमने। कुछ हो जाता तुम्हें तो क्या होता मेरा? गुज़रे लम्हात के उपल आंखों के सामने आ गए, और उन लम्हों में वो उम्र का असल था, किसी भी तरह से पाक। वो अल्फाज थे जो किसी साजिश का हिस्सा न थे, वो बेइख्तियारी में सब कुछ था, और वही तो उमर का असल था। और ताबी वो कैसे भूल सकती थी? एनी, अभी तो तुमने कहा अल्लाह पे भरोसा रखो, वो कभी गलत नहीं होने देगा मेरे साथ, और अब तुम खुद ही मायूसी की तरफ मुझे ढकेल रही हो। ताबी को भी उसकी बात का बुरा लगा। एनी ने लंबा सांस खारिज किया, आंखें मीच के खोली और ताबी की तरफ मुड़ी। ताबी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उमर को चाहती हो? एनी के सवाल पर ताबी का दिल धड़का। नहीं मालूम, ताबी ने नज़रें चुराई। एनी समझ गई कि वो जवाब नहीं देना चाहती। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो, आमीन। काफ़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, एनी ने उठते हुए कहा। तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद निकल जाऊंगी। ताबी ने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा तो वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती चली गई, जबकि ताबी अभी भी एनी के सवाल में गुम थी। क्या वो वाकई अब भी उमर को चाहती थी? उसने खुद से सवाल किया। चाहत, मोहब्बत, प्यार, ये क्या है? मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, उमर मेरा इश्क है, मेरी जुस्तजू है, मेरे जीने की वजह है, मेरा सब कुछ है। मैंने उससे उसको नहीं मांगा, मैंने रब से उसे मांगा, और ये मेरे इश्क की इंतहा है कि उमर ने किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया तो मैं खामोशी से अल्लाह की रज़ा में शामिल हो गई, लेकिन मेरी दुआओं ने अल्लाह से उसे मेरे नसीबों में लिख दिया। आंसू फिर से बहने लगे। तो इसमें भी खुदा की कोई मसलियत होगी? अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किश्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किश्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।